हाँ चलिए स्टार्ट करें। चल आगे बढ़े। तो लास्ट क्लास में हमने बात की थी आयनिक कंपाउंड्स की। इट इज द कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड बिटवीन अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। ठीक है, metals loses the electron, non metals gains it। दोनों ऑपोजिटली चार्ज आयन बन जाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण एक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगी दोनों के बीच में, एंड दैट बॉन्ड इज नोन एज आयनिक बॉन्ड, एंड द कंपाउंड इज नोन एज आयनिक कंपाउंड। ठीक है, या एक और नाम क्या था इसका? इलेक्ट्रोवैलेंट। इलेक्ट्रोवैलेंट भी बोल रहे थे अपन इसको, है ना? इलेक्ट्रोवैलेंट। ओके, तो वन वाज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एंड अनदर वाज इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाँ, कोवेलेंट यानी कि जब शेयरिंग होगी। फिर वैलेंसी को भी अपन ने इलेक्ट्रोवैलेंसी नाम दिया था ना, कि सोडियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 होगी और क्लोरीन की इलेक्ट्रोवैलेंसी भी 1। बस अंतर क्या है, एक ने लूज किया, दूसरे ने गेन किया। तो एक एक की गेन किया, इसलिए दोनों की वैलेंसी 1, दैट इज देयर कंबाइनिंग कैपेसिटी। ठीक है, आज इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डाल लेना सर, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। Properties of ionic compounds. Properties of ionic compounds. बाकी आपको इलेक्ट्रॉन रॉड स्ट्रक्चर देख लिया था ना, कैसे बनाना है। मैंने 3-4 एग्जांपल करवाए थे और बाकी आप लोग को कुछ लिखवाया था ना कि इसके भी बन सकते हैं आयनिक कंपाउंड्स। चलो फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखना। फर्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड में पहली प्रॉपर्टी लिखना, दे फॉर्म क्रिस्टल्स। दे फॉर्म क्रिस्टल्स। दे फॉर्म क्रिस्टल्स। दे फॉर्म क्रिस्टल। जैसे NaCl के क्या होते हैं? क्रिस्टल्स होते हैं, राइट। जितना भी Na पॉजिटिव होगा ये नेबरिंग Cl नेगेटिव से कनेक्टेड होगा, और जितने भी Cl नेगेटिव होंगे वो नेबरिंग में Na पॉजिटिव से कनेक्टेड होंगे। तो ऐसे करके एक पूरा स्ट्रक्चर बनता है जिसको अपन कहते हैं क्रिस्टल एंड लैटिस। लैटिस एक वर्ड है आपका जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के लिए यूज करते हैं अपन। देखो सारे मॉलिक्यूल्स है ना, सबके सब 3 डायमेंशनल होते हैं, क्योंकि एटम्स ही 3 डायमेंशनल है। एटम 2 डायमेंशनल शेप नहीं है ना, एटम एक स्फेरिकल शेप है, एंड स्फीयर इज अ 3 डायमेंशनल बॉडी। तो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स तो बने एटम से ही, तो मॉलिक्यूल्स भी 3 डायमेंशनल होंगे, राइट। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो ये जब ज्योमेट्री बनाएंगे ना, दैट 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री इज नोन एज लैटिस। ठीक है, और इट फॉर्म्स क्रिस्टल। मतलब आप, एक होता है अमॉर्फस और एक होता है क्रिस्टल। क्रिस्टल मतलब आपको एक प्रॉपर शेप दिखेगा उसके मॉलिक्यूल्स का, और एमॉर्फस का मतलब होता है जिसका कोई एक पर्टिकुलर शेप नहीं होगा। ठीक है, उसको अपन कहते हैं एमॉर्फस। और यहाँ पे आपके क्रिस्टल्स के शेप होंगे, हो सकता है वो क्रिस्टल्स क्यूबिक हो। क्यूबिक समझते हैं? क्यूब्स। जैसे ये क्यूब बना रहा हूं मैं, दिस इज 1 क्यूब है। क्यूब ये, इसमें 8 आपके कॉर्नर्स हैं, हर एक कॉर्नर में एक एक आयन होंगे। हर एक कॉर्नर में एक एक आयन। दिस इज नोन एज अ क्रिस्टल लैटिस। समझ रहे हैं? ऑपोजिट आयंस हो गया आजू बाजू में। जैसे अगर ये आपका Na पॉजिटिव है तो उसके नियरेस्ट में जितने भी है, जैसे ये नियर है, ये नियरेस्ट है, ये तो दूर है ना, तो ये आपका Cl नेगेटिव होगा, ये Cl नेगेटिव। फिर ये अगेन Na पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये इन दोनों के नियरेस्ट है। समझ में आ रही बात? Na पॉजिटिव के बगल में Na पॉजिटिव होगा, वरना वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, राइट।
तो Na पॉजिटिव के नेबर्स में Cl नेगेटिव के नेबर्स में Na पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? अब ये जो फेस आपको दिख रहा है सामने, इसके Cl नेगेटिव का नेबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? Na पॉजिटिव, और Na पॉजिटिव का नेबर यहाँ पे Cl एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आपके आयनिक कंपाउंड्स अरेंज रहते हैं इन अ डेफिनेट ज्योमेट्री, और उसी डेफिनेट ज्योमेट्री को हम क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। समझ में आ रहा है? Okay. तो क्या लिखे? दे फॉर्म क्रिस्टल्स फुल स्टॉप। इट हैज गॉट अ रेगुलर स्ट्रक्चर, इट हैज गॉट अ रेगुलर स्ट्रक्चर, इसी पॉइंट में लिख रहे हैं ना, जो क्रिस्टल लिख रहे हैं ना, पर उसी के बारे में और लिख रहे हैं। इट हैज गॉट अ रेगुलर स्ट्रक्चर, it has got a regular structure with cation and anion, with cation and anion, with cation and anion alternating with each other, alternating with each other। इस सेंटेंस का मतलब समझ में आया? एक कैटायन फिर एनायन, फिर कैटायन फिर एनायन, अल्टरनेट पोजीशंस पे। ये यहाँ भी तो वही हो रहा है ना, अल्टरनेट पोजीशंस पे। दो Cl नेगेटिव कहीं भी लगातार नहीं है, ठीक है? अल्टरनेट with alternating with each other and forming a three-dimensional जिसको अपन 3D बोलते हैं, forming a three-dimensional या 3D structure, 3D structure। सेकेंड पॉइंट लिखना, सेकेंड प्रॉपर्टी, किसी भी आयनिक कंपाउंड की सेकेंड प्रॉपर्टी, they have high melting and boiling points, they have high melting and boiling points, they have high melting and boiling points। देखो उन्हीं के मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं जिनका बॉन्डिंग स्ट्रांग होगा। अगर एक कैटायन दूसरे आयन को बहुत स्ट्रांगली पकड़ के रखा है तो वो जल्दी छोड़ेगा नहीं, यानी कि आपको बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा तब जाके वो सॉलिड मेल्ट होगा। समझ रहे हैं? मेल्टिंग का मतलब क्या होता है? एक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, और हमें पता है सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, और हीट करके हम ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करते हैं ताकि वो लिक्विड बन जाए। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो बाय हीटिंग वी आर मेल्टिंग अ सॉलिड। अगर वो सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। समझ रहे हैं? तो देखो उसमें हाइफन डाल के एक लाइन, हाई टेम्परेचर्स आर रिक्वायर्ड, high temperatures are required, high temperatures are required to overcome the attraction between, to overcome the attraction between, high temperatures are required to overcome the attraction between the positive and negative ions in ionic compounds, to overcome the attraction between the positive and negative ions in ionic compounds, in ionic compounds। क्लियर है पॉइंट सभी को? रीजन भी देना है, अपन प्रॉपर्टी लिखे छोड़ेंगे नहीं, ठीक है? उनका रीजन भी देना है अपन को, एक या दो लाइन, ठीक है? चलो थर्ड प्रॉपर्टी लिखेंगे, they are hard and brittle, they are hard and brittle, they are hard and brittle। brittle मतलब BRITTLE, इसका मतलब क्या होता है? ब्रेकेबल। जैसे ग्लास ब्रिटल है ना, हम जब भी कोई चीज ऐसे कुरियर करते हैं ना, कोई डेलिकेट चीज, हम बाहर ब्रिटल इन नेचर लिख देते हैं, ठीक है? या ग्लास इनसाइड लिख देते हैं, ग्लास भी आपका ब्रिटल नेचर का होता है, ताकि वो कुरियर वाले उसको थोड़ा सा देख के ट्रांसपोर्ट करे, एक बार पढ़ लेके। हाँ समझ रहे हैं? तो ब्रिटल का मतलब है कि ब्रेकेबल होगा, ठीक है? तो क्या लिखे? हार्ड एंड ब्रिटल, हाइफन डाल के लिखना। आयनिक क्रिस्टल्स आर हार्ड बिकॉज, ionic crystals are hard because ionic crystals are hard because
the positive and negative ions are strongly attracted to each other. Strongly attracted to each other. Strongly attracted to each other, and hence are difficult to separate. And hence are difficult to separate. ठीक है, तो अगला पॉइंट लिखेंगे, and hence are difficult to separate. Next property number 4. They conduct electricity. They conduct electricity in their molten and aqueous form. They conduct electricity in their molten and aqueous form. मतलब सॉलिड फॉर्म में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे. जैसे NaCl को मैं लिया नमक, और अगर मैं सॉलिड फॉर्म में लेता हूं तो इट विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसके आयंस इतने टाइटली पैक्ड हैं. तो हमें या तो इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है करंट पास कराने के लिए, या तो हमें आयंस चाहिए होते हैं. समथिंग हैज टू फ्लो, तभी करंट फ्लो करता है. आपने पढ़ा है ना, कंडक्टर्स एक्चुअली में 2 टाइप के होते हैं. एक होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स और एक होते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स. इलेक्ट्रोलाइट सुने ना, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स. तो 2 टाइप के कंडक्टर्स होते हैं नेचर में. दोनों का काम वही है, दे विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, बट दोनों अलग अलग तरीके से कंडक्ट करते हैं. इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर एज द नेम सजेस्ट, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और इसका एग्जांपल होगा ऑल मेटल्स. सारे मेटल सॉलिड स्टेट में हैं. कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन. कॉपर के तो वायर हम यूज करते हैं ना घरों में, सिल्वर, ये सब सॉलिड स्टेट में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि इनके अंदर फ्री आयंस होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. दे हैव गॉट फ्री इलेक्ट्रॉन्स. जो जैसे ही आप सप्लाई बस दे दो, अगर ये कॉपर का ब्लॉक है, आपको बस सप्लाई कनेक्ट करनी होती है, पॉजिटिव नेगेटिव एक बैटरी लगा के या सेल लगा के, इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर दौड़ना स्टार्ट कर दो. समझे? इसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको बस एक पाथ चाहिए और एक पोटेंशियल चाहिए. अपन पढ़ेंगे जब इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियल क्या होता है. तो इलेक्ट्रॉन्स बीइंग नेगेटिवली चार्ज, दे विल रश टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. समझ रहे हैं? तो ये होते हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स, जहां पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. है क्लियर? अब आप बात करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स की. ध्यान देना, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स आपके बेसिकली लिक्विड कंडक्टर्स, जैसे कि NaCl का एक्वस सॉल्यूशन, इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. टैप वाटर विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. डिस्टिल वाटर विल नॉट. ये पढ़ते थे ना अपन, डिस्टिल वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता क्योंकि उसके अंदर कोई भी फ्री आयंस नहीं है, कोई सॉल्ट नहीं है डिसॉल्व उसमें, इसलिए कोई फ्री आयंस नहीं है. पर हाँ, अगर आप उसी डिस्टिल वाटर में 1 चम्मच नमक डाल दो, तो अब वो नमक जाके घुल जाएगा एंड इट विल कन्वर्ट इनटू Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. तो आगे फ्री आयंस. तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में देयर आर फ्री आयंस व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ये डिफरेंस होता है दोनों कंडक्टर्स में. दोनों का काम एक ही है कि दे विल अलाउ द फ्लो ऑफ करंट. अभी कंडक्टर्स है दोनों, बट तरीका अलग अलग है. एक इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से करंट प्रोड्यूस होता है और एक आयंस के फ्लो होने से करंट प्रोड्यूस होता है. समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे भी देखो, जब तक आप अपने आयनिक सॉलिड को एक्वस या मोल्टन फॉर्म में नहीं लोगे, वो अपने आयन में ब्रेक नहीं होगा. क्लियर? देखिए सॉलिड स्टेट में Na और Cl के बीच का बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है. NaCl को छोड़ेगा नहीं, तो आपको फ्री आयंस मिलेंगे नहीं. और जैसे ही आप उस सॉलिड को मेल्ट करते हो या उसको पानी में घोलते हो, तो वो आयंस फ्री हो जाएंगे. नाउ दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. समझ रहे हैं? तो आप ऐसा बोल सकते हो कि आयनिक कंपाउंड्स आर द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स. बोल सकते हैं ऐसा? हाँ, इसलिए लिखे अपन कि दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर molten and aqueous form. हाइफन डाल के लिखो. When ionic compounds
आर डिजोल्व्ड इन वाटर, इसका रीजन लिख रहे हैं, ऐसा क्यों होता है, ये आ सकता है गिव रीजन के लिए ना. When ionic compounds are dissolved in water, when ionic compounds are dissolved in water, the dissociated ions are the dissociated ions are the dissociated ions are free to conduct electric charge through the solution. Free to conduct electric charge through the solution. Dissociation का मतलब क्या होगा, वही ब्रेक होना. एसोसिएशन मतलब फॉर्म होना ना, समझते ना. एसोसिएशन और डिसोसिएशन दो अपोजिट वर्ड्स है ना. एसोसिएट मतलब मिलना और डिसोसिएट मतलब बिछड़ना. तो यहाँ पे NaCl अपने दोनों आयंस से ब्रेक हो रहे हैं, तो इसी प्रोसेस को डिसोसिएशन बोलते हैं, या आप इसको आयनाइजेशन भी बोल सकते हैं. क्यों? बिकॉज वो आयंस बना रहे, आयनाइजेशन हो रहा है. इसके पहले वो कंपाउंड थे, अब वो आयंस में कन्वर्ट हो गए, तो आप इससे आयनाइजेशन भी बोल सकते हो या डिसोसिएशन भी बोल सकते हैं. समझ में आ रही बात? ठीक है. क्या देखिए, when ionic compounds are dissolved in water, the dissociated ions are free to conduct electric charge through the solution. Full stop. Same happens with molten salts. Same happens with molten salt. Same happens with molten salt. ठीक है. तो इतना ध्यान रखना कि सॉलिड स्टेट में दे आर इंसुलेटर्स. समझ रहे क्या बोल रहा हूं मैं? सॉलिड स्टेट में दे आर इंसुलेटर्स, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं. ठीक है. चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखना. Ionic compounds are soluble in कौन सा नंबर की प्रॉपर्टी है? Ionic compounds are soluble in polar solvents. Polar solvents. Polar solvents. And insoluble in non-polar solvent. And insoluble in non-polar solvent. ठीक है. An example of polar solvent is water. An example of polar solvent is water. And of non-polar solvent is kerosene या petrol. केरोसिन या पेट्रोल. ठीक है. चलो नेक्स्ट स्क्रीन डालना. मेटलर्जी. ये कहाँ तक पढ़ा है स्कूल में? इस चैप्टर हो चुका है क्या स्कूल में? जिनके हुआ है तो ये मेटलर्जी क्या पढ़ा है, कुछ पता है? वो हेड डालो. मेटलर्जी. METALLURGY. मेटलर्जी. ठीक है. तो उसको समझते हैं. पहली बार आप लोगों ने सुन रहा है मेटलर्जी क्या होता है. तो मेटलर्जी इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री. केमिस्ट्री का एक अलग ब्रांच है मेटलर्जी, जिसमें हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना सीखते हैं. मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का मतलब क्या है? हमें पता है मेटल्स बहुत रिएक्टिव नेचर के हैं. जनरली सोडियम, पोटेशियम, आयरन, एल्यूमिनियम, ये सब रिएक्टिव नेचर के हैं ना. तो ये आपको नेचर में अपने सिंपल फॉर्म में नहीं मिलेंगे. मतलब अगर आप सोचो कि आयरन को डिस्कवर Fe के फॉर्म में किए होंगे तो गलत है ना. नेचर में आयरन Fe के फॉर्म में नहीं है. नेचर में आयरन Fe2O3 के फॉर्म में, जिसको हम हेमेटाइट बोलते हैं. ये नाम सुने कभी? हेमेटाइट नहीं सुने? बॉक्साइट सुने हैं? बॉक्साइट
कहाँ सुने बॉक्साइट? हाँ, तो हेमेटाइट एक आयरन का ओर बोला जाता है जिससे हम आयरन को बाहर निकालते हैं। देखो नेचर में आपको जहां भी आयरन मिलेगा इसी फॉर्म में मिलेगा, Fe2O3। क्यों? क्योंकि वो रिएक्टिव है, मतलब वो अकेले नहीं रह पाएगा, या तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा या वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और बना लेगा Fe2O3। तो हमें जो जो आयरन के जो पहाड़ होते हैं, जो खदान होती है, वो उसमें आयरन इस फॉर्म में मिलता है। वहां हम मेटलर्जी प्रोसेस करके इसमें से आयरन को बाहर निकालते हैं। इसी प्रोसेस को मेटलर्जी बोला जाता है। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्ट करना, निकालना। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग या सेपरेटिंग भी बोल सकते हो आप इसको। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड, ये कंपाउंड बोल सकते हैं, आयरन का कंपाउंड है ये। तो सेपरेटिंग द मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड इज नोन एज मेटलर्जी। समझ रहे हैं? अब आयरन सिर्फ ऑक्सीजन का रिएक्ट होना करेगा, आयरन हो सकता है सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके FeS भी बना रहा होगा, आयरन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके FeCO3 भी बना रहा होगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? आयरन हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके FeOH थ्राइस भी बना रहा होगा। तो ये सभी आपके आयरन के क्या हैं? कंपाउंड्स है। हाँ है ना? ऑल आर द कंपाउंड्स ऑफ आयरन, राइट? कहीं भी आयरन अकेला नहीं है, सभी में हमें आयरन को निकालने की जरूरत पड़ेगी, मेटलर्जी लगाना पड़ेगा। हमें क्लियर? बट हम सबसे ऐसा काम नहीं करवाते क्योंकि सबसे प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट करना मुश्किल है। प्रॉफिटेबली मतलब मान लो इससे आयरन को निकालने में बहुत खर्चा हो गया, कोई सेंस नहीं है इससे आयरन को बाहर निकालना। जब आप इससे सस्ते में आयरन को बाहर निकाल सकते हो तो हम क्यों महंगे में आयरन को बाहर निकालेंगे उससे? समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? कहने को ये भी तीनों आयरन के कंपाउंड्स हैं, ये भी आयरन का कंपाउंड है, और इनको हम कहते हैं मिनरल्स। क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कि मिनरल्स आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, तो कई बार सुने अपन, है ना? तो वो अर्थ क्रस्ट में मिनरल्स इसी फॉर्म में मिलते हैं। समझ रहे? हाँ, कुछ एलिमेंट होते हैं जैसे गोल्ड, वो आपको AU के फॉर्म में मिलेगा, वो आपको किसी कंपाउंड के फॉर्म में नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो रिएक्टिव नहीं है। जो हाईली रिएक्टिव मेटल है ना, हमारे सीरीज में हमने लास्ट क्लास में सीरीज देखी थी, जो हमारे सीरीज में बहुत ऊपर में है या बीच में है ना, दे आर रिएक्टिव मेटल, और वो आपको नेचर में कभी भी उनके फ्री फॉर्म में नहीं मिलेंगे। फ्री फॉर्म कहने का मतलब एलिमेंटल फॉर्म, मतलब आयरन कभी भी Fe के फॉर्म में आपको नहीं मिलेगा नेचर में, आपको उसे एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। हाँ, सोडियम भी कहा, सोडियम तो और हाईली रिएक्टिव है, वो NaCl से निकालेंगे। हमें NaCl कहां से मिलेगा? समंदर से, सी एंड ओशन, है ना? आप उस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कराओ तो आपको Na मिल जाएगा। ठीक है, अब उस Na को अगर बचा के रखना है तो केरोसिन के अंदर उसको स्टोर कर देंगे, क्योंकि ऐसे बाहर रखोगे तो फिर वो जल के या तो सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। समझ रहे हैं? क्योंकि वो बाहर जैसे आएगा वो फिगरस रिएक्शन करेगा, मतलब यहाँ अगर मैं सोडियम को रख दूं तो यहाँ जल जाएगा सोडियम, इतना हाईली रिएक्टिव होता है सोडियम, ये मैं पहले बताया आपको थोड़ा, है ना? तो ये सारे ही क्या है? मिनरल्स। बट जिस मिनरल से हम प्रॉफिटेबली मेटल को एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं उसे हम ओर कहते हैं। और नहीं है, क्या है ये? ओर। मतलब 4 मिनरल्स थे मेरे पास, बट प्रॉफिटेबली मैं एक ही से कर पा रहा था एक्सट्रैक्ट, बाकियों में या तो प्रोसेस बहुत लेंदी होगा या तो खर्चा बहुत ज्यादा होगा, प्रॉफिट वाली बात नहीं है। समझ रहे हैं? क्लियर? ठीक है, और हमारे पास ये बहुत अबेंडेंट में है, इसके जो हमारे पास माउंटेन्स हैं, है ना, वो बहुत अबेंडेंट में है, हम उससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो वाई टू यूज सम अदर मिनरल्स जिससे निकालना प्रॉफिटेबल नहीं है? तो इसलिए द मिनरल थ्रू विच a metal can be extracted more profitably is called as ore। समझ में आ रही बात क्या बोल रहा हूं मैं? अब हम ये बोल सकते हैं कि सारे के सारे ओर्स मिनरल्स हैं, बट सभी मिनरल्स ओर नहीं है। यहाँ 4 नाम लिखे मैंने आयरन के मिनरल्स के, बट 4 में ओर को मैं एक ही को ओर बोल रहा हूँ, बाकी तीनों को मैं मिनरल्स बोल रहा हूँ। तो ये मिनरल भी है और ये ओर है, बाकी तीनों से मिनरल्स है, दे आर नॉट ओर्स। समझ में आया वो लाइन जो मैंने बोला? ऑल ores are minerals but not all minerals are ore। am I clear? ये तीनों मिनरल्स तो कहलाएंगे बट ये ओर नहीं है, और ये मिनरल भी है और इससे एक्सट्रैक्ट करना आसान भी है, प्रॉफिटेबल भी है, इसलिए ये ओर भी है। am I clear? ठीक है, तो हम ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेटलर्जी।
ठीक है। तो अब ये एक स्टेप का प्रोसेस नहीं होता कि चलो Fe2O3 में से एक स्टेप में अपन ने Fe को अलग कर दिया, ऐसा नहीं होता। आपके उस माउंटेन में बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं, वो माउंटेन तो खुले में ही है ना, उसमें डस्ट इम्प्योरिटीज, कार्बन इम्प्योरिटीज, बहुत सारी इम्प्योरिटीज होंगी उस आयरन में। मतलब Fe2O3 तो है ही, इसके साथ और भी अर्धी इम्प्योरिटीज भी होंगी, सैंड भी हो सकता है। अर्धी इम्प्योरिटीज मतलब द इम्प्योरिटीज विच आर फाउंड ऑन अर्थ, मिट्टी होगी, सैंड होगा, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, कार्बन हो सकता है। तो उन सबको रिमूव करने के लिए अलग अलग स्टेप्स होते हैं, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। एक स्टेप में आप Fe2O3 से Fe नहीं बना सकते, देयर आर मल्टीपल स्टेप्स जिससे आप Fe को एक्सट्रैक्ट करते हो Fe2O3 से। मैं क्लियर, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है, फॉलो कर रहे हैं मुझे? हाँ, ओके। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, क्योंकि ये मैंने बताया ना कि ये पहाड़ में है, तो आप पहाड़ को पहले डिस्ट्रक्ट करोगे ना, आप डायनामिक्स लगाओगे, कुछ करके आप पहाड़ को तोड़ोगे, राइट। अब पहाड़ जब टूटेगा तो बड़े बड़े पत्थर निकलेंगे उसमें से, इतना बड़ा बड़ा पत्थर है Fe2O3 का, इतना बड़ा पत्थर है, इतना बड़ा पत्थर है, राइट। तो पहला स्टेप होता है उस बड़े बड़े पत्थर को क्रश करना, ग्राइंड करना। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग इज द वेरी फर्स्ट प्रोसेस। ऐसा क्यों कर रहे हैं अपन, ताकि उसके रिएक्शन जो आगे हम करवाने वाले हैं वो फास्टर हो। अगर एक बड़ा सा स्टोन होगा Fe2O3 का, तो इसके अंदर बहुत सारे Fe2O3 के मॉलिक्यूल्स होंगे कि नहीं, आए ना। तो बड़ा सा स्टोन है, मतलब एक Fe2O3 नहीं है, उसमें Fe2O3 के लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स होंगे या उससे भी ज्यादा। समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो हमको पहले उनको बारीक बारीक करना है ताकि हम उसका रिएक्शन जल्दी करा सकें। इससे क्या होगा ना, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। बारीक बारीक करने से क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। जैसे अगर ये पेन की बात करता हूँ, ये पेन एक फुल चीज है ना, एक फुल मैटर है ये, इसका सरफेस एरिया कितना होगा, जिस भी पार्ट को मैं छू पा रहा हूँ, ये उसका सरफेस एरिया। हाँ है ना, सरफेस एरिया समझते हैं ना। जैसे ये हाथ का सरफेस एरिया है, ये घड़ी के डायल का सरफेस एरिया है, द एरिया विच आई एम एबल टू टच, उसे हम क्या बोलेंगे, सरफेस एरिया, राइट। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ मैं। आप लोग तो सरफेस एरिया के फॉर्मूले भी पढ़े होंगे ना, स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है। तो सिलेंडर का सरफेस एरिया के लिए हम अंदर की बात नहीं करते, क्योंकि अंदर तो हम नहीं छू सकते ना। एक सिलेंडर पैक है, तो हम सिलेंडर का क्या क्या चीज छू सकते हैं, उसका कर्व पाथ, ऊपर वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट, तो यही उसका सरफेस एरिया होता है। इन द सेम वे इस पेन का सरफेस एरिया वही होगा। तो आपने एक निकाल लिया इसका सरफेस एरिया। अब मान लो मैंने इस पेन को 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तोड़ तोड़ के। अब मैं ऐसे सरफेस भी छू सकता हूं जो अंदर थे अभी, आया ना, जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है। अभी जो इस यहाँ का जो एरिया का अंदर का जो होगा ना, वो मैं नहीं छू पा रहा हूँ, क्योंकि ये एक फुल ब्लॉक है। बट अगर मैं इसको 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो अब इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। आप उन 10 पार्ट का एरिया अलग अलग निकाल के ऐड करोगे और फिर टोटल एरिया निकलेगा। समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ बात। वैसे ही अगर आप एक स्टोन को, बड़े से स्टोन को एकदम बारीक महीन पीस दो, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग कर दो उसकी, तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। और ऐसे में केमिकल रिएक्शन जल्दी होते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होंगे, जल्दी होंगे, क्योंकि सारे एटम्स मॉलिक्यूल्स बिखर जाएंगे ना। अभी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स अंदर छुपे हुए हैं, और आप जब क्रशिंग ग्राइंडिंग कर दोगे वो सारे मॉलिक्यूल्स बाहर आ जाएंगे, सब रिएक्शन कर सकते हैं एक साथ। वरना अंदर वाले को वेट करना पड़ेगा कि कब बाहर वाले रिएक्ट करेंगे, तब हमारी बारी आएगी। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग करके हम क्या करते हैं, अपने सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं ताकि आपका रिएक्शन थोड़ा सा फास्टर हो। दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप जिसको अपन कहते हैं क्रशिंग। अभी लिखना मत इसको ना, मैं लिख पाऊंगा, मेटलर्जी का साइड डाल के छोड़ रहे हैं ना, मैं आगे लिख पाऊंगा। तो क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग इज द वेरी फर्स्ट प्रोसेस। क्लियर है सबको यहाँ पे। अगला प्रोसेस होता है, पहले आप ओर को क्लीन करो, बाद में अपन ओर से बाहर निकालेंगे मेटल को। पहले ओर को तो साफ करो। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। हाँ, मतलब कि जिस झाड़ू से घर को साफ करना है, पहले वो झाड़ू साफ होनी चाहिए। वो झाड़ू ही गंदी है तो जितना घर साफ था वो और गंदा हो जाएगा। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। तो पहले झाड़ू साफ करेंगे, फिर उस झाड़ू से घर साफ करेंगे। इन द सेम वे पहले ओर को क्लीन करेंगे। जो भी ऊपर मिट्टी उट्टी लगी होगी, अर्धी इंप्योरिटीज लगी होंगी, सैंड लगा होगा, उन सबको अपन रिमूव करेंगे अलग अलग मेथड यूज करके, ताकि आपका ओर पहले प्यूरिफाई हो जाए। फिर हम बात करेंगे ओर से कैसे अपन को आयरन को एक्सट्रैक्ट करना है। समझ में आ रहा है। तो उसको अपन कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब होता है ओर को साफ करना। समझ में आ रही बात।
अब आपका और साफ हो गया, मतलब पहले मैंने लिया था Fe2O3 का बड़ा सा स्टोन, फिर मेरे पास आ गया Fe2O3 का क्रशिंग ग्राइंडिंग के बाद, अब Fe2O3 का पाउडर आ गया मेरे पास। आई हैव गॉट पाउडर्ड या ग्राइंडेड Fe2O3। क्लियर है? यहां मुझे मिलेगा प्योर Fe2O3 आफ्टर दिस प्रोसेस। क्लियर है? नाउ Fe2O3 में ऐसा क्या करेंगे कि Fe बाहर आ जाए? क्या लग रहा है आपको, क्या कराना चाहिए? ऑक्सीजन का रिमूवल होना चाहिए, ऑक्सीजन का रिमूवल होना चाहिए ना। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिडक्शन। अगला स्टेप होता है reducing the oxide कोर। तो आप Fe2O3 को लोगे, अब ऑक्सीडाइजिंग तो मुझे रेड्यूस करना है ना इसको, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा? रेड्यूस कौन कराता है? रेड्यूसिंग एजेंट्स। रेड्यूसिंग एजेंट्स ही तो होते हैं ना जो आपको रेड्यूस करने में हेल्प करते हैं। तो हम एक रेड्यूसिंग एजेंट लेंगे जो खुद तो ऑक्सीडाइज होगा, बट हमारे Fe2O3 को रेड्यूस करके Fe बना देगा और खुद ही ऑक्सीडाइज होगा। मान लो अगर मैं अगर इसमें लेता हूं कार्बन, कार्बन को अगर लेता हूं मैं ऐसा रेड्यूसिंग एजेंट, तो मुझे क्या मिलेगा? Fe प्लस CO2। समझ रहे हैं? इस तरीके से ये रेड्यूस हो जाएगा, आपको Fe2O3 से Fe मिल गया और कार्बन खुद अपने आप में ऑक्सीडाइज हो गया। तो होता ही है, इसका हुआ है रिडक्शन, ये है रिड्यूसिंग एजेंट, और इसका हुआ है ऑक्सीडेशन, ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है? तो अब मुझे जो आयरन मिला है ये भी अभी 100% प्योर नहीं है, इसको अपन कहेंगे क्रूड आयरन। क्रूड मतलब इम्प्योर फॉर्म ऑफ आयरन। और इसका लास्ट प्रोसेस अपन कराते हैं रिफाइनिंग। रिफाइनिंग का मतलब होता है प्यूरिफिकेशन। हम आयरन को फिर एक और कुछ प्रोसेस करके आयरन को और प्यूरिफाई करेंगे, यहां हमारा प्रोसेस खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये तो बात हुई अगर मैंने ऑक्साइड ओर लिया है तो। अगर मेरा ओर ऑक्साइड नहीं है, हर ओर ऑक्साइड नहीं होता। मैंने बोला ना कि ओर वही होगा जिससे हम प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं, तो आयरन का वो ओर ऑक्साइड वाला ओर है, बट हर ओर ऑक्साइड के नहीं होते हैं। जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? कुछ सल्फाइड के भी हो सकते हैं, जैसे कि मर्क्यूरी का जो ओर होता है ना वो सल्फाइड का होता है, HGS। मर्क्यूरी भी थोड़ा सा रिएक्टिव है, वो आपको नेचर में अगर HGS के फॉर्म में मिलेगा तो आप HGS में से Hg को बाहर निकालोगे, पर उसका ओर कैसा है? सल्फाइड ओर है। क्या है? सल्फाइड ओर है। वैसे ही आपके कुछ और भी ओर होते हैं, जैसे कि आयरन का एक और होता है FeS। पीछे भी लिखा था मैं पीछे नहीं, पीछे में कंपाउंड्स लिखा था बस, है ना, आयरन सल्फाइड। तो आप इसको भी यूज कर सकते हो एक्सट्रैक्ट करने के लिए, बट क्या करना पड़ेगा मुझे इस स्टेप के पहले? रिड्यूसिंग द ऑक्साइड ओर है ना, बट मैंने तो स्टार्ट किया है सल्फाइड ओर से, तो उस सल्फाइड को पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। समझ रहे हैं? आप चाहो तो इसका भी रिडक्शन कर सकते हो, बट इसका रिडक्शन करना थोड़ा मुश्किल होता है। देखो हमने रिडक्शन की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, अगर किसी को याद हो तो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो सल्फर भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ही है, आप इसका भी डायरेक्ट रिडक्शन करके Fe बना सकते हो, बट ये मेथड थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। एक ऑक्साइड को रेड्यूस करना आसान होता है, सल्फाइड या कार्बोनेट, कार्बोनेट सॉल्ट भी हो सकते हैं आपके, और कार्बोनेट भी हो सकते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम का और कार्बोनेट होता है। तो आप पहले इसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करोगे और फिर ये वाला स्टेप करोगे रेड्यूस वाला, और फिर रिफाइनिंग करोगे। तो जब अगर मेरा और अदर देन ऑक्साइड है तो हमारा एक स्टेप और बढ़ जाएगा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? क्रशिंग ग्राइंडिंग तो हम हर बार करेंगे, ओर को साफ भी हम हर बार करेंगे। अब देखेंगे कि ओर ऑक्साइड है तो डायरेक्टली रेड्यूस कर देंगे, फिर रिफाइनिंग कर देंगे। पर अगर ओर ऑक्साइड ओर नहीं है, वो सल्फाइड का ओर है या वो कार्बोनेट का ओर है, तो अगला स्टेप होगा पहले उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना, फिर रेड्यूस करना, फिर रिफाइन करना। हाँ, तो अब कुछ एक दो प्रोसेस अपन पढ़ेंगे कि जैसे कंसंट्रेशन कैसे करेंगे हम, अगर नॉन ऑक्साइड हो रहे तो उसको ऑक्साइड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और फाइनली रिफाइन कैसे करेंगे। समझ में आ रहा है? चलो अभी डाल देना मेटलर्जी, इसमें लिखना नीचे, इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री
which deals with the extraction of metal, extraction of metals, extraction of metals from their ore, from their ore. एक एक करके अपन डिफाइन करेंगे कि ore क्या होता है. From their ore, ठीक है. नीचे लिखो ore, ore का डेफिनेशन. ore क्या होता है, या ore के पहले ना मिनरल्स लिखते हैं फिर ore लिखेंगे, क्योंकि ore आर द मिनरल्स. ऐसे ही तो चालू करेंगे ना अपन ore का डेफिनेशन. तो पहले मिनरल्स क्या होता है ये लिख लेते हैं. तो लिखना पहले मिनरल्स. जो भी आपको अर्थ क्रस्ट में मिल रहा है ना वो सारे मिनरल्स हैं, ठीक है. देखो उसमें हाइफन डाल दो. द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स which occur naturally. आयरन ऑक्साइड को हमने नहीं बनाया है, ठीक है. वो पहाड़ हमने नहीं बनाया, ठीक है. दे आर नेचुरल. तो द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स which occur naturally in the earth crust are called minerals. Are called minerals. देखो जो लिख रहे हैं उसको समझ में आना चाहिए ना क्या लिख रहे हैं. ऊपर मेटलर्जी का डेफिनेशन सबको समझ में आ रहा है, ठीक है. अभी हो सकता है जो मैं समझाया उसमें कुछ कुछ चीजें समझ में ना आई हो, पर जो हम लिख रहे हैं वो समझ में आना चाहिए. Am I clear? तो the elements or compounds which occur naturally in the earth crust are called minerals. यहाँ तक क्लियर है सबको. अब ओर के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ओर उन्हीं मिनरल्स में से एक होगा ना. क्या बोलते हैं, हाँ. आयरन के 10 मिनरल्स होंगे नेचर में, बट हम तो एक या दो को ही यूज कर रहे हैं, क्योंकि उनसे निकालना ही प्रॉफिटेबल है और इजियर है, ठीक है. तो लिखो ओर का डेफिनेशन. मिनरल्स दैट कंटेन minerals that contain very high percentage of metal, very high percentage of metal, minerals that contains very high percentage of metal, and also the metal can be, and also the metal can be, also the metals can be profitably extracted from it. Profitably extracted from it. Extracted from it. Such minerals are called ores. Such minerals are called ores. Clear definition ores की everyone? हाँ, चलो नेक्स्ट लाइन डालना. स्टेप्स आने से पहले ना अपन मेटल को डिवाइड कर लेते हैं. देखो हर मेटल को आप एक तरीके से नहीं निकालोगे बाहर. जो बहुत रिएक्टिव है ना उसको हम अलग मेथड यूज करेंगे, जो मीडियम रिएक्टिव वाले हैं उनको अलग मेथड यूज करेंगे, और जो एकदम लीस्ट रिएक्टिव है वो तो आपको नेचर में फ्री फॉर्म में मिल जाएंगे, जैसे गोल्ड. समझ रहे हैं, हमें गोल्ड को एक्सट्रैक्ट नहीं करना पड़ता. गोल्ड हमें गोल्ड के फॉर्म में ही मिलता है. समझने में क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो लीस्ट रिएक्टिव है, वो कोई और एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके मिनरल नहीं बनेगा. वो एलिमेंट, तभी तो अपन देखो मिनरल के डेफिनेशन में एलिमेंट कंपाउंड दोनों लिखे. आपने ऑब्जर्व किया है चीज. इन द डेफिनेशन ऑफ मिनरल वी हैव रिटन बोथ एलिमेंट आल्सो एंड कंपाउंड आल्सो. तो आयरन का हमें कंपाउंड मिला मिनरल के फॉर्म में, और गोल्ड हमें एलिमेंट के फॉर्म में मिला. समझ में आ रहा है. डायमंड भी फ्री फॉर्म में मिले थे. वो फ्री फॉर्म में अपन नहीं बोल सकते, वो कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन है, और वो भी फ्री फॉर्म में मिलेगा, वो भी रिएक्टिव नहीं होगा. प्लैटिनम भी रिएक्टिव नहीं होगा, ठीक है. तो देखो नीचे जो टेस्ट कर करके देखिए ना, जैसे सिल्वर का क्लोराइड होगा, कलर चेंज हो जाएगा उसका. अगर आप AgCl बनाओगे तो वो ग्रे से आपका व्हाइट हो जाएगा. सिल्वर तो ऐसे भी कम रिएक्टिव. हाँ टाइम लगेगा. तो अब कोई और मेथड तो है नहीं, दिखने में दोनों सिल्वरी कलर के ही हैं. हमें कुछ ना कुछ टेस्ट तो करना पड़ेगा, भले टाइम लगे, ठीक है. हम ऐसे छोड़ तो नहीं सकते. चलो लिखना.
metals on the basis of reactivity, next line में, metals on the basis of reactivity, metals on the basis of reactivity can be grouped into three categories, can be grouped into three categories, can be grouped into three categories. ठीक है, इसमें इतना एक चार्ट बना के लिख लेते हैं तो याद रखने में आसानी रहती है। मेटल्स करके एक खाली पेज डालना और उसको अपन तीन कैटेगरी में डिवाइड करने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा गैप देना, अपन इसमें लिखेंगे नीचे। ठीक है, तीन कैटेगरी मतलब एक बॉटम मोस्ट, एक टॉप मोस्ट, एक मीडियम रिएक्टिविटी वाली। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे metals at bottom of series, metals at bottom, metals at bottom। ठीक है, इसी में नीचे लिखना लीस्ट रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव, और अगला पॉइंट में फाउंड इन फ्री स्टेट। तो इसको एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसको बस प्यूरिफाई कर लेंगे। गोल्ड को प्यूरिफाई तो करना पड़ेगा ना, आपको जमीन से कहीं से मिलेगा तो आपको प्यूरिफाई तो करना पड़ेगा उसको। तो फाउंड इन फ्री स्टेट, क्लियर है? फ्री स्टेट समझ गए ना, कंपाउंड फॉर्म में नहीं रहता, फ्री है, आजाद है, वो किसी ने पकड़ के नहीं रखा। ठीक है, एग्जाम्पल लिखना नीचे, सिंबल लिख दो, समझ जाएंगे। एयू सब समझता है ना, एयू मतलब गोल्ड है, हाँ, गोल्ड, सिल्वर एजी, प्लैटिनम पीटी एंड कॉपर सी। और एक मर्क्यूरी भी लिखना है, मर्क्यूरी। ठीक है, ये उनसे थोड़ा रिएक्टिव है, तो इसका जैसे मैंने आपको HGS बताया ना, ये HGS के फॉर्म में रहेगा, बट हमें थोड़ा बहुत हीटिंग करेंगे तो वो HG छोड़ देगा उसको, क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव नहीं था ना। अब जैसे NaCl ने NaNaCl को बहुत तेजी से पकड़ के रखा, राइट, तो उसको तोड़ने के लिए कुछ और प्रोसेस भी करना पड़ेगा हमें, बट यहाँ सिंपल हीटिंग करके HGS Hg को छोड़ देगा। समझ रहे हैं? नीचे लिखना फॉर एग्जाम्पल, इसी के नीचे फॉर एग्जाम्पल oxides of these metals can be reduced to metals, oxides of these metals can be reduced to metals simply by heating, simply by heating, simply by reduced to metal simply by heating। फॉर एग्जाम्पल HGS को लेना, रिएक्शन किए अपन डायरेक्टली HGS प्लस 3O2 हीट करेंगे तो वो अपन कंबशन करेंगे ना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, आपको यहाँ पे मिल जाएगा 2HGO, हाँ बैलेंस करेंगे, 3O2 है वहां, बैलेंस करना पूरा ना, 2HGS प्लस 3O2 gives 2HGO प्लस 2SO2। फिर ये जो ऑक्साइड बना है, इस ऑक्साइड को अपन सिंपली बस हीट कर देंगे, मुझे कुछ रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है, सिंपली हीट कर देंगे तो Hg अलग हो जाएगा एंड ऑक्सीजन अलग। ठीक है, जो मैं पीछे स्टेप्स लिख रहा था ना, वो इनके लिए लागू नहीं होंगे, लीस्ट वाले के, समझ रहे? उनके ऑक्साइड्स को सिंपली हीट कर देंगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, मिल गया ना? मैं Hg देखो अलग हो गया Hg। चलो सेकेंड कैटेगरी लिखना, मेटल्स एट टॉप, ये बॉटम थे, मेटल्स एट टॉप, मेटल्स एट टॉप। इसमें लिखेंगे हाईली रिएक्टिव, कुछ एग्जांपल लिखना, इसका एक्सट्रैक्शन मेथड का फ्लोचार्ट अपन नेक्स्ट फिगर में बनाते हैं। हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव
एग्जाम्पल लिख लो उसका, सोडियम कॉमा पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है। एंड लास्ट लिखना मेटल्स एट मिडिल, मेटल्स एट मिडिल, ना हाईली रिएक्टिव है ना लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है। इसमें हाइफन डाल के लिखेंगे मॉडरेटली रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव। और इसके कुछ एग्जांपल्स लिखने ना, ऐसा भी लिखना, फाउंड इन फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स, कार्बोनेट्स एक्सेट्रा। और कुछ एग्जांपल आपका आयरन, जिंक, लेड, नेक्स्ट नहीं डालना। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। In general, it can be classified into three steps. In general, it can be classified into three steps. In general, it can be classified into three steps. In general, it can be classified into three steps. First लिखना, first step, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग का अपन लिखते ही है, लिख लो फर्स्ट स्टेप क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। तो ऊपर एक काम करना, 4 स्टेप्स कर लो, 3 मत करना, 4 स्टेप्स कर लो, 4 स्टेप्स। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, पहला स्टेप है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, ये तो नाम से समझ में आ रहा है, क्रश और ग्राइंड कर लो, ठीक है। सेकेंड स्टेप एनरिचमेंट ऑफ ओर्स, एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। एनरिचमेंट का मतलब क्या होता है? एनरिचमेंट तो रिच करना उसको, मतलब अगर मैं आपको अच्छे कपड़े पहना दूंगा आप, तो वो आपका रिच लुक आ जाएगा ना। तो यहाँ पे वही ओर को साफ कर दोगे तो वो अच्छा दिखेगा, समझ रहे हैं? जिसको अपन एक और नाम क्या दिए थे पीछे, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ठीक है ना। और करके वो भी नाम लिख लो, और कंसंट्रेशन ऑफ ओर, और कंसंट्रेशन ऑफ ओर, और कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ठीक है। थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप, सेकेंड स्टेप के बाद आपको मिलेगा कंसंट्रेटेड ओर, फर्स्ट स्टेप के बाद आपको मिलेगा क्रश्ड ओर, समझ रहे हैं? एक एक स्टेप होता जाएगा तो वो चेंज होता जाएगा ना, पहले वो पत्थर था, फिर वो हो गया क्रश्ड ओर, सेकेंड स्टेप के बाद हो गया वो कंसंट्रेटेड ओर। थर्ड स्टेप एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द कंसंट्रेटेड ओर, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द कंसंट्रेटेड ओर, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द कंसंट्रेटेड ओर। एक बार ओर साफ हो गया तो अगला स्टेप है मेटल को बाहर निकालना, जो अपन रिडक्शन करके कर सकते हैं, वहां रिडक्शन लिखे थे ना, Fe2O3 एक बार साफ हो गया तो बस Fe2O3 का रिडक्शन करो, Fe आ जाएगा, वो बाहर, समझ रहे हैं? और फिर फाइनल स्टेप रिफाइनिंग ऑफ मेटल, रिफाइनिंग ऑफ मेटल, रिफाइनिंग ऑफ मेटल, इसको प्यूरिफिकेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है, या रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। क्लियर है? ठीक है, तो थोड़ा सा डिटेल्ड में स्टेप्स ना हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि कैसे अगर ऑक्साइड नहीं होगा तो क्या करेंगे, ठीक है। एकदम शॉर्ट में पढ़ना है, हमें ज्यादा डीप पे नहीं पढ़ना है मेटलर्जी को। तो एक फ्लोचार्ट बस बनवाऊंगा मैं आप लोगों से, फ्लोचार्ट से अपन समझ लेंगे क्या होगा। और एक टॉपिक और बचा इस चैप्टर का, दैट इज कोरोजन, जो ऑलरेडी आप लोग चैप्टर 1 में भी पढ़े हैं ना, कोरोजन एंड रेसिडिटी पढ़ते थे ना, और कोरोजन का प्रिवेंशन भी पढ़ते थे।
तो एक टॉपिक वो और बचा हुआ है, फिर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्लास और लगेगा ये चैप्टर खत्म होने में, फिर अपन रिवीजन कर लेंगे आप लोग का जो भी हाफ ईयरली का पोर्शन होगा। ठीक है, चलो थैंक यू।